Are you all able to hear me? आप लोग को आवाज आ रही है? Should we start the lecture? Are you all able to hear me? Should we start? So this will be the second class for excretory system, and we'll be taking one more class which will be there in next week. Then we will be able to finish this particular chapter. So I hope कल का आप लोगों ने revise किया होगा. We had discussed three types of what do you say? Three types of nitrogenous waste. उसके accordingly animals को कैसे कैसे में को हमने डिवाइड किया हुआ है, लाइक अमोनोटेलिक एनिमल्स, यूरिकोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक एनिमल्स. सो उस वे में हमने वो किया था. नाउ वी विल मूव इनटू आवर इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. हमें बाकियों से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ओवरव्यू रखना होता है, वो आपके एनसीईआरटी में है, देख लेना. बाकी हमें जो मेन पढ़ना है दैट इज योर human excretory system. Okay, so it is comprises of how many things? If you want to know, get an idea, आगे डायग्राम भी है, we will just take an overview. देखो दो किडनीज होती है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, दो किडनीज होती है, ठीक है. तो होता क्या है, देखो यूजुअली जो भी हमारा ब्लड है, अब ब्लड के अंदर, क्योंकि देखो पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन कर रहा है वो ब्लड ही कर रहा है, तो उसके अंदर वेस्ट भी है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं. हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट चीजें भी हैं, इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, सब कुछ उसी के अंदर है. वही वही चीजों को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव करवा पा रहा है. अब देखो होता क्या है, जब ब्लड ज्यादा टॉक्सिक होने लगता है, टॉक्सिक एज इन उसके अंदर इम्प्योरिटीज बढ़ जाती है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज बढ़ जाती है, तो वो ब्लड किडनी के थ्रू पास होता है, तो वो ब्लड किडनी के थ्रू पास होता है. तो मतलब इसका मतलब ये है कि किडनी में डेफिनेटली ब्लड की सप्लाई होगी. ऑफकोर्स किडनी एक ऑर्गन है, तो उसको में ब्लड की सप्लाई तो होगी ही होगी. ओके, तो जैसे हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, तो वो जो यूरिया यूरिन वगैरह जो फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं इन्हीं ऑर्गन्स में होता है. तो वो कैसे होता है वो हमें देखना है. तो जो किडनीज है, देखो उसमें क्या होगा, नॉर्मली हमारे जो आर्टरीज होंगी, एक पर्टिकुलर आर्टरी होती है जो किडनी में ब्लड लेके आती है, वो ब्लड में सारी इंप्योरिटीज हैं. बट ऐसा नहीं है कि ब्लड में सिर्फ और सिर्फ इंप्योरिटीज है, उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक है. बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारी चीजें होती है, माइनो एसिड्स, विटामिन होते हैं, ग्लूकोज होता है, ठीक है, अनयूज्ड ग्लूकोज जैसे हम बोलते हैं. तो ये सारी चीजें ना कहाँ रह जाती है, ब्लड में रह जाती है ना. जब ये मान लो अभी जरूरत नहीं पड़ रही ग्लूकोज की, तो वो उसका ब्रेक डाउन हो नहीं रहा है, ठीक है, बट आगे चल के जरूरत पड़ सकती है. बट ग्लूकोज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेस्ट ना यार. हमने फूड इंटेक किया है जस्ट टू हैव ग्लूकोज, जस्ट टू हैव ग्लूकोज, राइट, एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है. सो यही है, देखो किडनीज में क्या होगा, ब्लड की सप्लाई होगी, वो ब्लड फिर किडनी के थ्रू पास ऑन करेगा, ठीक है. इट विल एंटर इनटू किडनी, इट विल पास ऑन टू यूरेट्रा, इट विल, जब यूरेट्रा से जब वो पास आउट हो जाता है, यूरेट्रा से जब वो निकल, यूरेट्रा में फाइनली जो चीज एंटर करती है, किडनी के बाद यूरेट्रा में जो चीज एंटर करती है उसे हम यूरिन कॉल करने लगते हैं, उसे हम यूरिन बोलने लगते हैं किडनी. तो जो मेजर चीज है कि ब्लड से यूरिन बनना, वो कहाँ पर होता है, वो देखो सिर्फ और सिर्फ किडनी में हो रहा है, ठीक है. और उसका जो मेन चीज है, मेन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, वो जो कौन कर रहा है ये, कि एक ब्लड को यूरिन में ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहा है, और वो कौन कर रहा है. तो हाँ जी, ऑर्गन अगर आपसे कोई पूछे तो यस, ऑर्गन इज किडनी, बट हु इज डूइंग इट, दैट इज नेफ्रॉन. हैव यू हर्ड ऑफ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन सुना है आप लोगों ने कभी? हैव यू हर्ड ऑफ नेफ्रॉन? यस, यस, आई होप सो. आप लोगों ने नेफ्रॉन डेफिनेटली पढ़ा, तो वी विल बी सीइंग इट इन डिटेल. सो देखो हो क्या रहा है कि किडनीज में ब्लड सप्लाई है, किडनी में ब्लड आ रहा है. किडनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, वी विल बी डूइंग इट इन वेरी डिटेल. तो किडनी का हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इसमें कैसी क्या चीजें हैं कि हमारा ब्लड उससे फिल्टर हो जाता है. अब देखो अगर मैं आपको बोलूं ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो मुझे अब ये चीज बताओ कि ब्लड की कौन सी चीज फिल्टर होनी चाहिए, मतलब कौन सी चीज किडनी में फाइनली एंटर करनी चाहिए. मान लो पूरा ब्लड एंटर करेगा, बट डू यू कंसिडर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स एज अ वेस्ट? अगर ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर बचता क्या है, बचता क्या है, ओनली एंड ओनली प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर ये सारी इंप्योरिटीज होती है, ठीक है जी. प्लाज्मा के अंदर ही ये सारी इंप्योरिटीज होती है. तो जो फाइनली चीज जो किडनी से फिल्ट्रेट होगी, किडनी से जो फिल्टर आउट होगी, दैट विल बी जस्ट प्लाज्मा माइनस ऑल द थिंग्स. प्लाज्मा से ही वो सारी चीजें फिल्टर होगी. जब वो चीज, मान लो अभी हम डायरेक्टली हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है, हम मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप करके हम डायरेक्टली आ रहे हैं कि हाँ जी, किडनी में ब्लड सप्लाई हुआ, ब्लड फिल्टर होके अभी यूरिन निकल गया. अब देखो यूरिन फिर वो एंटर करेगा यूरेटर्स में, ठीक है.
यूरेटर्स भी दो होते हैं, देखो दो किडनी है, दो किडनी से दो यूरेटर्स निकलेंगे और फिर वो फाइनली एक कॉमन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है जहाँ पे यूरिन काफी देर के लिए स्टोर हो सकता है, तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। एंड देन फाइनली वी विल हैव अ यूरेथ्रा व्हिच इज लाइक एन ओपनिंग, तो वहां से दैट यूरिन विल बी पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये सारे एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि हो कैसे रहा है। अगर आपसे कोई पूछे भाई किडनी की लोकेशन कहाँ है, तो इट इज लोकेटेड है डेफिनेटली लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में होती है, जहाँ पे आपका लिवर होता है ना, लिवर के नीचे साइड पे राइट किडनी होती है, लिवर के नीचे साइड पे ना राइट किडनी होती है। ठीक है, राइट किडनी इज, और सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट वाली थोड़ी ऊंची है, राइट वाली थोड़ी सी नीची है। क्यों? बिकॉज राइट वाले के ऊपर लिवर बैठा हुआ है, तो लिवर ना उसको दबा देता है, थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ पुश कर देता है। समझ में आ गया? ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यार नो लोकेशन डोंट विल आस्क यू। ओके, साइज अगर आप देखो तो अराउंड 5 इंचेस होता है, 5 इंचेस होता है। ठीक है जी, शेप तो पता ही है, अब शेप क्या बोलोगे आप, शेप क्या बोलोगे? हम बाकी चीजों को बोलते हैं इट इज किडनी शेप्ड, किडनी को किडनी शेप नहीं बोलना प्लीज। अगर कोई आपसे पूछे कि किडनी का क्या शेप है, किडनी इज किडनी शेप, नो दैट इज नॉट एन आंसर, किडनी इज बीन शेप्ड। हम बीन को बोलते हैं बीन इज किडनी शेप्ड, किडनी को बोलेंगे किडनी इज बीन शेप्ड। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। अगर हम वेट की बात करें तो मेल्स में थोड़ी हैवी होती है किडनी, दैट इज 120 टू 170 ग्राम्स, एंड फीमेल्स में थोड़ी साइज में छोटी होती है, 120 टू 140 ग्राम्स। ठीक है जी, ओके। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिटेल पार्ट में। अब हमें देखना है कि देखो इंटरनल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिफर करेंगे, बट ऊपर क्या क्या कोटिंग्स है उसके ऊपर। मान ले जो किडनी है उसकी बाहर की साइड पे कौन कौन सी लेयर है। सबसे पहले देखोगे कि आप जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो देयर इज अ हॉलो डिप्रेशन इज क्रिएटेड। ये डिप्रेशन देख रहे हो, यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, ये देखो ये डिप्रेशन। सो ये डिप्रेशन इज द एंटायर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इनलेट्स एंड आउटलेट, इनलेट्स एंड आउटलेट सारे इसी के अंदर होते हैं। देखो तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रेड वाली मैंने बनाई है, ये रेड वाली, दिस इज, मान लो दिस इज एन आर्टरी, आर्टरी है जो ब्लड लेके आ रही है, जो ब्लड लेके आ रही है। और जो ब्लू कलर से निकल रहा है इसको देखो हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। ठीक है, तो किडनी से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं ना उनके आगे रीनल जुड़ जाता है। ठीक है, उनके आगे रीनल जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे कार्डियक अगर हम बोले तो हार्ट से रिलेटेड हो गया, अगर रीनल कोई चीज बोल रहा है दैट इज रिलेटेड विद किडनी। तो देखो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी ब्लड लेके आएगी, फिर वो ब्लड अंदर से फिल्टर होके, बहुत चीजें होती है अंदर, बताऊंगा क्या क्या होती है, फिर वो फिल्टर होके फिर जो वो ब्लड वापस बाहर निकलता है तो किसके थ्रू निकलता है, रीनल वेन के थ्रू निकल जाता है, रीनल वेन के थ्रू निकल जाता है। तो ये किडनी स्टेप होता है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, जो ये डिप्रेशन होता है, इस डिप्रेशन को बोला जाता है जी हाइलम, इस डिप्रेशन को बोला जाता है जी हाइलम। ठीक है, ओके। सबसे पहली जो लेयर होती है किडनी के बाहर, सबसे की पहली जो लेयर होती है किडनी के बाहर, उसको बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल पहली लेयर जो होती है, फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड लेयर होती है जिसको फैट डिपोजिशन से बनती है, वो उसको बोलते हैं रीनल फैट। अब रीनल फैट का काम क्या होता है, इट एक्ट्स एज एन शॉक अब्जॉर्बर, शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे ये एक्ट करती है। और सब रीनल फैट के ऊपर भी हमारे को एक और लेयर मिलती है सबसे बाहर वाली, दैट इज द ब्लू कलर से जो मैंने बनाई है, दैट इज रीनल फेशिया। ठीक है, रीनल फेशिया। तो इन सबका प्रोटेक्टिव ही नेचर है और कुछ नहीं है, इन सबका एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना किडनी को, बिकॉज उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। ओके जी, सो हर किडनी से, दो किडनी होगी दोनों तरफ, दोनों तरफ एक है कोई, मतलब दो नहीं, चार नहीं, दो ही हैं। और किडनी से जो स्ट्रक्चर निकल के आता है, किडनी से जो स्ट्रक्चर निकल के आता है, और जितना भी अभी जो फिल्ट्रेट है, जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ है, वो यूरिन अभी यहाँ से एंटर कर जाएगा। ठीक है, यूरिन अभी ब्लड से नहीं घूमेगा, यूरिन विल बी सेपरेटेड नाउ। ऐसा नहीं, अब ये मत सोचना कि यार यूरिन भी क्या ब्लड से, ब्लड के थ्रू ही जाएगा, नो, ऐसा नहीं, वो दैट विल बी सेपरेटेड। तो वो भी यहाँ से सेपरेट होके वो आ जाएगा यूरेटर्स में, यूरेटर से फिर वो आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो चला जाएगा यूरेथ्रा में। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड द ओवरव्यू? ये आपको समझ में आया बाहर की 3 लेयर्स? देन वी शुड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए आज क्योंकि हमारे पास स्लाइड ज्यादा है तो वी विल ट्राई एंड फिनिश इट फास्ट फास्ट। देखो ये इसी डायग्राम की मैं आपको बात कर रहा था, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। रिकॉर्डिंग देख लेना अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं तो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और आई एम डेफिनेटली अवेलेबल एनी टाइम, आप कभी भी डाउट्स पूछ सकते हो। ये पार्ट से देखो यार, ये दो किडनी है राइट और लेफ्ट। ठीक है जी, फिर ये है अपने यूरेटर्स। देखो मैंने बोला था 2 यूरेटर्स होते हैं, फिर हमने बोला था एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जी, फिर हमने बोला एक यूरेथ्रा होता है, दैट इज द फाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया, सिंपल डायग्राम है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर किडनी के बारे में क्वेश्चन आता है तो डायग्राम आपको जी बनाना है।
ठीक है जी। तो डायग्राम आपको बनाना है, किडनी के बारे में अगर मैं आ गया तो डायग्राम आपको बनाना है। ओके जी, अभी हम देखेंगे जी LS, अभी हम देखेंगे लेटरल सेक्शन। मतलब किडनी ऐसे है, ये किडनी है, हमने इसको ऐसे काटा, नॉट TS। TS होता है ऐसे काटना, हम ऐसे काट रहे हैं, सामने से काट रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर दिस इज किडनी ना, तो हम इसको ऐसे नहीं काट रहे, ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, हम इसे ऐसे काट रहे हैं, इसके दो पीस कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन कर रहे हैं, LS। ओके, अब अगर हम किडनी का LS करते हैं तो देखिए जी बहुत सी सारी चीजें हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले जो चीज आपको समझनी है जी, अब बाहर मैंने जो आपको बताया, देखो ये ब्लैक लाइन, ये जो है सबसे, ये है किडनी। ब्लैक लाइन के अंदर अंदर इस किडनी, उसके ऊपर तीन जो लेयर्स होती है वो मैंने आपको बताई है पिछले वाली स्लाइड में, तो वो तीनों लेयर्स यही हैं। वो तीनों लेयर को वापस मैंने लेबल करने का वो नहीं किया, क्योंकि अभी हमें स्ट्रक्चर देखना है इंटरनल। ओके, सबसे पहले जो चीज आती है, सबसे पहले ना किडनी डिवाइडेड होती है दो रीजन्स में। सो अगर मैं आपको एक रफ ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो, ये अगर किडनी है, ये अगर किडनी है, तो सबसे पहले अंदर एक रीजन होगा ऐसे, अंदर एक रीजन होगा ऐसे, मैंने ये वाला रीजन, ये वाला अंदर अभी जो मैंने लाइन बनाया उसके उधर, मतलब दिस डॉट डॉट, ये वाला रीजन, ये वाला, समझ रहे हो, ये वाला रीजन। इस वाले रीजन को बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। इस वाले रीजन को बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला रीजन, मान ले मैं अगर कलर चेंज करके बोलूँ तो ये वाला, जहाँ पे मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, ये रीजन। और यहाँ पर अगर देखना चाहो तो ये वाला रीजन, जहाँ पे ये ऐसे ट्रायंगल से पड़े हैं ना, ये ट्रायंगल्स जैसे पड़े हैं। ठीक है, पिरामिड्स बोलते हैं इनको, रीनल पिरामिड्स, आई विल टेल यू क्या होता है ये भी। तो ये होता है रीजन, ये रीजन होता है रीनल मेड्यूला। ठीक है जी, ये होता है रीनल मेड्यूला। अब रीनल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होते हुए रीनल मेड्यूला के अंदर घुसा हुआ होता है कौन, हमारे ये ट्रायंगल्स, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स बोलते हैं या फिर मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं इनको, रीनल पिरामिड्स बोलते हैं या फिर मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं इनको। आगे बात समझ में, बात समझ में आई। हाँ जी। ओके, अगर मैं इसको इसी इसी ये रीनल पिरामिड्स को अगर मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँ तो देखो, ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं। कॉर्टेक्स के तरफ थोड़ा सा ब्रॉड एंड होता है उनका, कॉर्टेक्स की तरफ। और जो पॉइंटेड एंड होता है वो मेड्यूला में घुसा हुआ होता है, मेड्यूला की तरफ होता है। ठीक है, ये साइड बाय साइड बहुत सारे होते हैं ये, ठीक है ना, ये वाले अपने क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड ना बहुत सारे होते हैं किडनी के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो इन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है, ये स्पेस, और ये जो स्पेस है ना, इसके अंदर कौन से सेल आ जाते हैं, इनके अंदर आ जाते हैं यही मेड्यूला वाले सेल्स, इसके अंदर आ जाते हैं यही मेड्यूला वाले। जस्ट एक मिनट।
ओके, नो इश्यूज। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था आपको अबाउट रीनल पिरामिड्स। आई होप यू ऑल आर देयर। रीनल पिरामिड्स के बारे में बता रहा था। किडनी के अंदर होते हैं, मेड्यूला रीजन से स्टार्ट होता है, सॉरी कॉर्टेक्स रीजन से स्टार्ट होता है, मेड्यूला रीजन के अंदर एम्बेडेड होता है। ठीक है, इसके जो टिप होती है उसको रीनल पैपिला बोलते हैं। इसकी टिप जो होती है उसके अंदर उसको रीनल पैपिला बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखना है आपको, मेजर कैलेक्स एंड माइनर कैलेक्स। अब ये क्या होता है, बिकॉज यही रीजन है, यही रीजन है, रीजन रीजन नहीं रीजन, यही एरिया है जहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब इन इन ये जो है ना, क्या बोलते हैं इनको अपने रीनल में, रीनल पिरामिड्स, इन पिरामिड्स के अंदर ही हमारे जो ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं, सब इसी स्ट्रक्चर्स के अंदर एम्बेडेड है। 1 minute, I have to take this call, really sorry. Okay, I hope you all are here. I'm really sorry. That was an important call I had to take. Are you all there? Should we start? I will definitely not pick any call. I'll silent my phone. Yes. Okay. Chalo. I hope you all are here. We'll start with this. I was talking about this renal pyramid जिसके अंदर हमारे सारे नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं। तो होता क्या है, देखो यहाँ से फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे देखने वाले हैं नेफ्रॉन का। That is present in the kidney itself.
क्या होता है, यहाँ से फिल्ट्रेशन वगैरह सब होता है, तो एवरी नेफ्रॉन पुट्स देयर सिक्रीशन इन दिस कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट को एक इनिशियल नेम होता है मेजर कैलिक्स, सॉरी इनिशियली होता है माइनर कैलिक्स, ये छोटे छोटे, फिर ये बहुत सारे माइनर कैलिक्स ओपन करते हैं एक मेजर कैलिक्स में, फिर ये बहुत सारे मेजर कैलेक्स, बहुत सारे मतलब 3-4 मेजर कैलेक्स हो जाते हैं किडनी में, ये 3-4 मेजर कैलेक्स ओपन करते हैं हमारे यूरेटर्स में। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? हो क्या रहा है देखो, अब क्योंकि यहाँ से इसमें ब्लड आ गया, ये अपना ब्लड आ गया किडनी के अंदर, ब्लड हो रहा है अभी फिल्टर, ब्लड हो रहा है फिल्टर, जो चीज उससे ऑब्जॉर्ब होनी है वो ऑब्जॉर्ब होगी, जो नहीं होगी वो आगे चल जाएगी, ठीक है। तो नेफ्रॉन फिल्ट्रेट बोलते हैं उसे, नेफ्रॉन फिल्ट्रेट से जो चीजें ऑब्जॉर्ब हो गई उसके बाद जो बचता है दैट इज यूरिन। तो वो क्या होगा, यूरिन सब कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होगा। तो ये बहुत सारे होते हैं ना ऐसे पिरामिड्स, तो सबसे पहले वो एंटर करेंगे इसके अंदर, माइनर कैलिक्स के अंदर, बहुत सारी माइनर कैलिक्स, बहुत सारे छोटे छोटे माइनर कैलिक्स कंबाइन करके एक एक पाइप के अंदर एंटर करेंगे जिसका नाम है मेजर कैलिक्स। और ऐसे ही 3 मेजर कैलिक्स होते हैं, अप्रोक्स 3 मेजर कैलिक्स लगा लो, फिर ये तीनों मेजर कैलिक्स कंबाइन करके एक जगह में एंटर करते हैं, एक जगह में खुलते हैं जहाँ पे ये यूरिन पूरा निकाल देते हैं, दैट इज यूरेटर्स। यूरेटर्स के थ्रू फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। बात समझ में आ गई? डू यू वांट मी टू रिपीट वंस मोर? डिड यू गेट द ओवरव्यू? बाकी बहुत डिटेल में करना है, डोंट वरी, बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं। ओवरव्यू समझ में आ गया कि नहीं? फिर मुझे ये नहीं होना चाहिए बाद में आप लोगों को कि आप कंफ्यूज रहो कि किस चीज की हम बातें कर रहे हैं। वेरी गुड, चलो ठीक है। हाँ जी, एक और चीज याद रखो, बैंड्स ऑफ कॉर्टेक्स इन बिटवीन पिरामिड्स इज कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये जो बीच का जो बैंड है, कॉर्टेक्स के बैंड्स हैं इन दोनों पिरामिड्स के बीच में, इसको बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, नाम लिया है बस। ओके जी, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। हम ये नेफ्रॉन डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी हम, बहुत बढ़िया। नेफ्रॉन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल है, डायग्राम कॉम्प्लेक्स लगता है बट बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब यही एक स्ट्रक्चर है, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर, जो नहीं हुआ तो एक्सक्रीशन नहीं हो सकता है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो फाइनल अब्जॉर्प्शन करता है। हम जो बोलते हैं कि इंटेस्टाइन फाइनल अब्जॉर्प्शन करता है, नहीं, यस डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन फाइनल अब्जॉर्प्शन करता है, बट इफ यू कंसिडर एन ओवरऑल अवर बॉडी, तो ये वाला जो पार्ट होता है दे डू द फाइनल व्हाट यू से फाइनल अब्जॉर्प्शन। हाँ जी, होता कैसे है देखो, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मतलब दिस इज द बेसिक यूनिट जो हमारा अब्जॉर्प्शन करने वाली है। इसमें क्या देखो, हमारे में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं पर किडनी, 1 मिलियन, अराउंड 1 मिलियन इज 10 lakhs, 1 मिलियन इज 10 लाख ना? हाँ, आई होप, हाँ, नॉट होप, आई एम राइट। 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं पर किडनी में, ठीक है। साइज क्या होता है जी नेफ्रॉन का? अराउंड 3 सेंटीमीटर। अगर इसको पूरा स्ट्रेच कर लो, इस पूरे नेफ्रॉन को खींच लो, मतलब यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट को खींचो और यहाँ से बोवेन्स कैप्सूल को खींचो, तो ये पूरा 3 सेंटीमीटर का ही बनेगा, बहुत छोटा सा होता है, बट वैसे ही कॉम्पैक्ट होता है, एकदम ऐसे चिपका होता है, ऐसे खींचते नहीं है किसी को। देखो, और 2 टाइप से प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, ह्यूमंस के केस में 80% हमारे में कॉर्टिकल होता है, थोड़े बहुत हमारे में, अराउंड 20% हमारे किडनीज में जक्स्टामेडुलरी होता है। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है जी? कोई पूछ लेगा दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को डिटेल में मत देखो, नेफ्रॉन आगे आने वाला है, अभी हम पहले टाइप्स देख रहे हैं नेफ्रॉन के। हाँ जी, ये चीज याद है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, यहाँ वाला कॉर्टेक्स रीजन आपको याद है? ये देखो, ये कॉर्टेक्स था बाहर वाला, अंदर वाला मेड्यूला था, ये चीज याद है? अगर ये चीज याद है तो फिर ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। देखो, ये है वो लाइन, ये है वो लाइन जो डिफरेंशिएट कर रही है कॉर्टेक्स और मेड्यूला में, ये रहा कॉर्टेक्स, ये रहा मेड्यूला। अब देखो, बोमेन्स कैप्सूल है कहाँ पे? कॉर्टेक्स में, और फिर आधी आधी जो हमारी है लूप ऑफ हेनिली इसको बोलते हैं, आधा ये लूप कॉर्टेक्स में है, आधा मेड्यूला में है, और फिर ये बाकी सारी चीजें ऊपर है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर है। तो अगर ये स्ट्रक्चर होगी, बोमेन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स में है और लूप ऑफ हेनिली आधा ऊपर है और आधा मेडुलरी रीजन में है, देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर आपको एक ओवरव्यू दूं नेफ्रॉन का, अगर एक आपको ओवरव्यू, अरे क्या हो गया, हाँ, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं नेफ्रॉन का कैसे होता है स्ट्रक्चर्स, तो देखो, सबसे पहले होता है ये बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल के बाद सबसे पहली चीज आती है जो यहाँ पे एक लूप आता है, उसको बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल
कॉम्पिटरियो ट्यूब्यूल, ऐसा कुछ नाम है, आई विल टेल यू। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये रहा, सॉरी लिखा हुआ है मैंने, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल सबसे पहले आता है, ये रहा। उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनिली, क्योंकि ये कैसा लूप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आता है। उसके बाद प्रॉक्सिमल, या प्रॉक्सिमल तो आ गया कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आता है ये डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के बाद आता है कंडक्टिंग डक्ट। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, डिटेल में तो हमें इसको पढ़ना ही है। तो अगर देखो, अगर स्ट्रक्चर ऐसा है जी, स्ट्रक्चर ऐसा है कि लूप ऑफ हेनिली आधा ऊपर आधा नीचे है, देन वी विल कॉल इट एज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जक्स्टा मेडुलरी में क्या होता है, देखो बोमेन्स कैप्सूल एकदम बॉर्डर पे होती है, और जो लूप है, जो लूप ऑफ हेनिली है, वो एंटायरली मेड्यूला में होता है, वो एंटायरली मेड्यूला में होता है। तो अगर ऐसा है, अगर स्ट्रक्चर है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है जी। पीसीटी डीसीटी सब रिमेन्स द सेम। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ओके। हाँ जी, ये मैंने आपको बता दिया, बर्ड्स एंड मैमल्स में मैक्सिमम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही होते हैं, ह्यूमंस के अंदर 80% कॉर्टिकल्स होते हैं, 20% जक्स्टामेडुलरी होते हैं। सिंपल चीज है, समझ में आ गया। अब अब आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस चैप्टर से अगर किसी टीचर ने ये क्वेश्चन नहीं दिया तो वो टीचर नहीं है। सिंपल 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 थिंग। 110% गारंटीड है ये क्वेश्चन आपके डायग्राम, आपके एग्जाम्स में आने वाला है, बी इट योर क्लास एग्जाम्स, बी इट योर रेगुलर फाइनल एग्जाम्स। एंड इस पे नीट के क्वेश्चंस भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। वो सब चीजें ध्यान में रख के हम इसको स्टार्ट करेंगे, काफी डिटेल में हम इसे पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, स्टार्ट कैसे होता है, बहुत ही बेसिक चीज है। देखो ये एक इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। सो दिस इज अ लूप लाइक काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, ऐसे लूप हॉलो कप लाइक अ स्ट्रक्चर, कप बोमेन्स कैप्सूल इसे बोलते हैं। कप लाइक अ स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है। तो ये कप जो ये है, दिस इज द एंट्री, दिस इज द एंट्री ऑफ द ब्लड। यहाँ पे ब्लड आके एंटर करता है। नॉट ओनली यहाँ पे, और भी जगह होती है आगे चल के, मतलब यहाँ पे भी होती है ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज वगैरह, बट दिस इज द बेसिक थिंग। होता क्या है, देखो ये रहा, इसको बोलते हैं अफरेंट आर्टरी, आर्ट्रियोल बोलते हैं। देखो आर्टरी होती है मेन, आर्टरी भी, आर्टरीज की ब्रांचेस जो होती है उनको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल। ये देखो स्पेलिंग, ARTEREOLE, आर्टरीज की ब्रांचिंग को हमें बोलते हैं आर्ट्रियोल। तो अफरेंट, अफरेंट यानी आने वाली, और एफरेंट मतलब जाने वाली। अफरेंट आर्ट्रियोल एंटर करती है, अफरेंट अफरेंट आर्ट्रियोल एंटर करती है। बोमेन्स कैप्सूल जो है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जब वो पहुंचती है तो वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। that one artery get divided into around 50 के आसपास कैपिलरीज में, 50 कैपिलरीज में वो डिवाइड हो जाती है। कैपिलरीज में डिवाइड होने का मतलब, बिकॉज अभी जो प्लाज्मा है उसको फिल्टर होना है, कि अगर वो कैपिलरीज में नहीं आएगी तो ब्लड वेन्स वेन्स आर्टरीज से तो ब्लड नहीं निकलेगा ना, कैपिलरीज से ही डिफ्यूजन हो सकता है। एम आई राइट और नॉट? कैपिलरीज से ही डिफ्यूजन हो सकता है ना। हाँ जी, तो किसी भी ऑर्गन के पास अगर ब्लड जा रहा है तो वो कैपिलरीज के थ्रू ही निकल पाएगा बाहर। हाँ जी, तो ये देखो यहाँ पे कैपिलरीज आ गई बहुत सारी, ठीक है। यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ से फिल्टर होगा, ऐसे यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, जो भी है नेफ्रॉन फिल्ट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर क्या होता है, बहुत सारी कैपिलरीज कंबाइन कर जाती है अगेन, और फिर ये कन्वर्ट हो जाती है एफरेंट आर्ट्रियोल में, एफरेंट आर्ट्रियोल में। फिर ये एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ बहुत जगह घूमता है, यहाँ 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 ऐसे, इसके सराउंडिंग में काफी जगह घूमता है। फिर ये फाइनल जाके बाहर निकल जाता है, बन जाता है ये वेन बन जाता है फिर ये, ठीक है। रीनल वेन जो हमने बोल रहे हैं ना, रीनल वेन, तो रीनल वेन बन जाता है ये, ठीक है। इसके अंदर फिर रीनल वेन के थ्रू सब निकल जाता है, अपने आरबीसीज वगैरह सब निकल जाते हैं। और जो प्लाज्मा जो फिल्ट्रेट हो जाता है, जिसके अंदर सारा वेस्ट होता है, वो यहाँ पर भर जाता है, इसके अंदर आ जाता है, फिर यहाँ पे उसका थोड़ा बहुत अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है जी। ओवरव्यू आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था, ये है बोमेन्स कैप्सूल, अफरेंट आर्ट्रियोल आई, मतलब इसके अंदर ब्लड है, यहाँ पे कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, और एफरेंट आर्ट्रियोल से वो चीज बाहर निकल गई, ठीक है। ये ब्लड बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ये कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी, इनको ग्लोमेरुल्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं, एक नाम दे दिया गया है ग्लोमेरुल्स, ठीक है। इनको नाम दे दिया गया है ग्लोमेरुल्स, ओके। और पूरे स्ट्रक्चर को, लाइक बोमेन्स कैप्सूल अलोंग विद द कैपिलरीज को एक नाम दे दिया गया है रीनल कॉर्पस्कल्स या फिर माल्पीजियन बॉडी, रीनल कॉर्पस्कल्स या फिर माल्पीजियन बॉडी। माल्पीजियन बॉडी मोर कॉमनली यूज करते हैं, माल्पीजियन बॉडी, हाँ जी।
अब देखो बोमेंस कैप्सूल से फिर एक नैरो ट्यूब निकलेगी अंदर की तरफ। हाँ जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोटिस करोगे डायग्राम में भी, कि देखो जो अफरेंट आर्टरी है, अफरेंट आर्टरी यानी आने वाली जो आर्टरी है दैट इज वेरी थिक, बट जो जाने वाली आर्टरी है दैट इज वेरी थिन। सो अगर आपने देखा होगा नॉर्मल पाइप है, पाइप से पानी निकल रहा है, अगर आप उसकी ओपनिंग छोटी कर दो तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो और प्रेशर से पानी निकलता है। तो सेम थिंग गोज कि ये जैसे ये नैरो हो जाता है तो ये कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ जाता है, ये कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ जाता है, और इस प्रेशर की वजह से ही ये डिफ्यूजन पॉसिबल हो पाता है जी। इस प्रेशर की वजह से ही ये डिफ्यूजन पॉसिबल हो पाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ओके, चलो। हाँ, अब देखो बोमेंस कैप्सूल फिर नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, फिर सबसे पहले एक लूपिंग आती है उसमें। तो इस लूपिंग को बोलते हैं ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, तो मतलब दिस इज जस्ट अ लूप काइंड ऑफ अ थिंग, अ स्मॉल लूप। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। इसको नाउ वी विल बी डूइंग ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल इन द नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स। ईच एंड एवरी पार्ट वी विल बी डूइंग इन डिटेल, उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, वो क्या चीज अब्सॉर्ब करते हैं, एंड एवरीथिंग। ठीक है। अब मेरा अगर आपको ओवरव्यू अगर समझ में आया होगा, देखो हो क्या रहा है किडनी में, सबसे बेसिक आइडिया सबसे अगर आपको दिमाग में रखना है कि आप पढ़ क्या रहे हो, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन पढ़ रहे हो यानी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल आपको निकालना है, बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल निकालना है। किसके थ्रू आ रहा है, ब्लड के अंदर है वो सारा टॉक्सिक मटेरियल। हाँ जी, ब्लड आ गया नेफ्रॉन के पास, ठीक है, ब्लड आ गया बोमेंस कैप्सूल के अंदर, बोमेंस कैप्सूल के अंदर वो ब्लड हो गया फिल्टर। ठीक है, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट सब चली जाएंगी बाहर, वो वेन्स के थ्रू फिर चली जाएंगी, उनका कोई काम नहीं है, बिकॉज वो बॉडी के लिए बहुत काम की है, तो उसको आप कुछ नहीं छोड़ोगे, उसको नहीं छोड़ोगे, वो चुपचाप चली जाएगी। बचा प्लाज्मा जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ जी, बचा प्लाज्मा जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, वो प्लाज्मा सबसे पहले होगा जी फिल्टर, वो प्लाज्मा सबसे पहले होगा फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे ये तीन तीन लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन होती है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तीन लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन होती है। तो जैसे ही यहाँ से ब्लड फिल्टर कर गया, अब जो यहाँ पर आ गया, अब उसको आप प्लाज्मा बोलोगे क्या, नहीं, प्लाज्मा तो आप इसको बोल रहे थे जो ब्लड के अंदर था, उसको प्लाज्मा बोलते हो, बट सारा प्लाज्मा यहाँ नहीं आ जाता है, ओनली दैट पार्ट जो अब्सॉर्ब हो रहा है या फिर जो वेस्ट होने वाला है, ओनली दैट पार्ट दैट इज अ वेस्ट, वही यहाँ पे एंटर करेगा, तो इसलिए उसको हम नेफ्रॉन प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? जस्ट 1 मिनट। हाँ सॉरी, नेफ्रॉन प्लाज्मा नहीं, नेफ्रॉन फिल्ट्रेट बोलते हैं, नेफ्रॉन फिल्ट्रेट बोलते हैं उसको, सॉरी है, नेफ्रॉन फिल्ट्रेट। तो नेफ्रॉन फिल्ट्रेट यहाँ पे एंटर करेगा। अब देखो क्या है, देखो यार प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हो सकती हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हो सकती है, जैसे ग्लूकोज, वाटर, हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस हो गए, फिर जो भी चीजें हैं बहुत सारी, विटामिन हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, तो इन चीजों को करना होता है अब्जॉर्ब। तो अब्जॉर्प्शन के लिए ही ये बहुत सारी जो लूपिंग हो रही है, दैट इज जस्ट ओनली फॉर दैट कि एरिया सबसे ज्यादा हम बढ़ा सके, है ना, बिकॉज जितनी लूपिंग होगी उतना ही हम एरिया बढ़ा सकते हैं, सरफेस एरिया बढ़ेगा। हाँ जी, तो ये लूपिंग होती है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पीसीटी है, पीसीटी इज नोन फॉर अब्सॉर्बिंग ग्लूकोज पर से, ठीक है, पीसीटी में ग्लूकोज मैक्सिमम ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेफ्रॉन फिल्ट्रेट है आगे निकलेगा और कंसंट्रेट हो जाएगा, अभी वो मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग यूरिन। ठीक है, अभी तक वो सिर्फ नेफ्रॉन फिल्ट्रेट है, मतलब उसमें अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ऑन द वे अब्सॉर्ब करनी है बिफोर डंपिंग द यूरिन इनटू द कंडक्टिंग डक्ट। आई बात समझ में? बिफोर डंपिंग द यूरिन इनटू द कंडक्टिंग डक्ट। हाँ जी, अब देखो क्या हो रहा है, सिंपल चीज है, पीसीटी से गया, पास ऑन हुआ, क्या होता है पीसीटी में आगे देखेंगे, मैंने बता दिया, बेसिक ओवरव्यू ले लो कि भाई फिल्ट्रे कुछ ग्लूकोज अब्सॉर्ब हो गया, अब वो फिल्ट्रेट आया यहाँ पे, नेफ्रॉन फिल्ट्रेट, यहाँ पे भी बहुत सारा अब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे भी बहुत सारा अब्जॉर्प्शन होता है, फिर सेकंड आ जाता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन होगा। अब एटलीस्ट यहाँ पर जब आ जाता है ना, तो यहाँ पर उसकी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो चुकी है, मतलब मैक्सिमम जो चीजें उस पर्टिकुलर लिक्विड से जो अब्जॉर्ब कर सकते थे, इंपॉर्टेंट चीजें वो अब्जॉर्ब हो चुकी है। अब जो पर्टिकुलर चीज रहती है दैट इज नथिंग बट योर यूरिन, so that urine is now dumped into the conducting duct। ठीक है, जो फिर मैंने आपको बताए थे वहां पे डायग्राम में, ये कंडक्टिंग बहुत सारे कंबाइन करते हैं, दे एंटर इनटू यूरेटर्स, देन यूरेटर्स ओपन इनटू योर
यूरिनरी ब्लैडर एंड देन ओपनिंग यूरेथ्रा। आगे बात समझ में? तो इज दी डायग्राम ऑफ योर नेफ्रॉन क्लियर? नेफ्रॉन का डायग्राम क्लियर है? कलेक्टिंग डक्ट, हाँ क्या हुआ? जो भी यूरिन आता है इट एंटर्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, और ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। फिर ये बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट दे ओपन्स इनटू व्हाट? दे ओपन्स इनटू यूरेटर्स। अगली बात समझ में? चलो अभी एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे देखो मैं बताता हूँ। अभी देखो बोमेन्स कैप्सूल क्या होगा? बोमेन्स कैप्सूल आपके अंडरस्टैंडिंग के मैंने लिखा भी है, रिसीव्स ब्लड थ्रू आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स क्या होते हैं? स्मॉल ब्रांच ऑफ एन आर्टरी। इट रिसीव्स इट थ्रू नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड एज ग्लोमेरुल्स। ये भी मैंने आपको बताया, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ओके नो इश्यूज। कलेक्टिंग डक्ट, माय फॉल्ट, कलेक्टिंग डक्ट नॉट कंडक्टिंग, कलेक्टिंग डक्ट। कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुल्स, ठीक है। जो आर्ट्रियोल्स की जो कैपिलरीज बन रही है उनको ग्लोमेरुल्स बोलते हैं। टुगेदर ग्लोमेरुल्स एंड बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड एज बल्फिजियन बॉडी। मैंने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ये चीज। हाँ जी, अब अगर हम इसको बोमेन्स कैप्सूल को डिटेल में पढ़ें तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। ये आ गई हमारी आर्टरी, यहाँ पे बन गया कैपिलरीज, और यहाँ से निकल गया हमारी एफरेंट आर्टरी यानी जाने वाली आर्टरी। तो दो वॉल होती है, इनर वॉल को बोलते हैं विसरल वॉल, बाहर वाली जो वॉल होती है उसको बोलते हैं पैराइटल वॉल। ग्लोमेरुल्स क्या होता है? ग्लोमेरुल्स आर दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, उसके अंदर अराउंड 50 कैपिलरीज होती है, ठीक है। ब्लड इन दीज कैपिलरी, इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पे ब्लड एंटर करेगा, ब्लड एंड फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन से ब्लड फिल्टर होता है, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। 3 मेम्ब्रेन से ब्लड फिल्टर होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर कैपिलरी खुद होती है, और फिर एक सेल्स होते हैं। एक सेल, आई टेल यू द नेम क्या है, वो सेल्स होते हैं। तीनों से फिल्टर होके जो चीज एंटर करती है उसको फिर हम बोलते हैं दिस इज नेफ्रॉन फिल्ट्रेट। दिस इज नेफ्रॉन फिल्ट्रेट। अब नेफ्रॉन फिल्ट्रेट फाइनली अंदर घुस जाता है नेफ्रॉन के अंदर, और उसके बाद उसका कंटिन्यूस उसमें मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन किया जाता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन किया जाता है। हाँ जी, देखो नेक्स्ट थिंग आ गई है हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। जैसा मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 चीजों से बनी होती है। सबसे पहले तो यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे नॉट प्लाज्मा, सबसे पहले तो कैपिलरीज खुद ही, कैपिलरीज खुद की, कैपिलरीज की वॉल होती है, डिफ्यूजन होता है, खुद की वॉल्स होती हैं कैपिलरीज, पहली चीज वो। सेकंड होती है कैपिलरीज के नीचे एक बेसमेंट वॉल, ठीक है, वो बेसमेंट वॉल के अंदर भी पोर्स वगैरह होते हैं, सेकंड वॉल वो हो गई। थर्ड लेयर्स होती है, ये बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं, यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं ये सेल्स, जिनका नाम है पोडोसाइट्स, ठीक है। दिस इज व्हाट? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स जो कैप्सूल है उसकी एपिथेलियल लाइनिंग है, यानी उसकी एपिथेलियम पे ये पोडोसाइट्स प्रेजेंट है। पोडोसाइट्स क्या करते हैं? इनके बीच में भी होते हैं स्लिट्स, इनके बीच में होते हैं स्लिट पोर, इनके बीच में क्या होते हैं? स्लिट पोर। कि प्लाज्मा से होता हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता हुआ जो सॉरी नॉट प्लाज्मा, कैपिलरी से होता हुआ, कैपिलरी से होता हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता हुआ जो प्लाज्मा यहाँ पे पहुंचेगा, वो फिर इन स्लिट पोर से होता हुआ अंदर घुस जाएगा। प्लाज्मा एंटर इनटू दी बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ गया, उसके बाद तो एक हॉलो ट्यूब है ही उसको आगे ले जाने के लिए। आई बात समझ में? पोडोसाइट सेल्स इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप लेबल कर दोगे तो यू आर बाउंड टू गेट मोर मार्क्स, बिकॉज पीपल विल नॉट राइट अबाउट दैट, बिकॉज एज पर माई नॉलेज आपके एनसीईआरटी में यू हैव नॉट गिवन द हिस्टोलॉजी of nephron, only overview जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, only overview is given in your NCERT। हाँ जी, चलो नेक्स्ट थिंग इज हमारा पीसीटी, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। पीसीटी इस रीजन को बोलते हैं, ये वाला, ये ऐसा वाला जो होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो ही जाता है पीसीटी, दिस लूपिंग काइंड ऑफ अ थिंग को हम पीसीटी बोल देते हैं। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सेल्स हैव, हाँ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से बना होता है, सेल्स हैव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो सेल्स होते हैं ना पीसीटी के, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होने का मतलब कि एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट है। होता क्या है देखो, ये जो भी अभी नेफ्रॉन फिल्ट्रेट आया, ये नेफ्रॉन फिल्ट्रेट आया, अब ये नेफ्रॉन फिल्ट्रेट को अब्सॉर्ब करना है ना, नेफ्रॉन फिल्ट्रेट को अब्सॉर्ब करेगा ना ये सेल, नेफ्रॉन फिल्ट्रेट को अब्सॉर्ब करेगा, इससे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें अब्सॉर्ब करना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो? तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें अब्सॉर्ब करेगा तो वो अब्सॉर्प्शन जो प्रोसेस है दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस। मतलब मान लो इस फिल्ट्रेट के अंदर कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं,
अब ग्लूकोज पीसीटी के सेल्स बोलेंगे यार ग्लूकोज जा रहा है, इसको मैं पकड़ लेता हूँ, तो वो उसको ऐसे ही नहीं पकड़ सकता, उसको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो तो भाग रहा है, तो एनर्जी लगाएगा तो उसको एटीपी चाहिए। इसीलिए इन पर्टिकुलर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, ताकि एटीपी की कमी कभी ना आए, ताकि एटीपी की कमी कभी ना आए। हाँ जी, समझ में आ गया। सेल्स है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई आपको पता है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होता है, बिकॉज हम चाहते हैं मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन, कि ग्लूकोज वगैरह कुछ आ रहा है तो भाई सारा सबसे ज्यादा यहीं पर अब्जॉर्ब हो जाए। थिंग्स विच गेट अब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी 100% ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज है तो 100% अब्जॉर्प्शन यहीं पर हो जाएगा, 100% अमाइनो एसिड सब यहीं पर हो जाएगा, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें ओवरव्यू लेना है, तो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। बिफोर द वेस्ट दैट इज यूरिन इज फॉर्म्ड, ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय इन पीसीटी। ठीक है, पीसीटी मेजर अब्जॉर्बिंग थिंग्स होती है, अब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है, मतलब मेजर अब्जॉर्प्शन जो भी होने वाला है वो पीसीटी के अंदर ही होने वाला है। आई होप पीसीटी इज क्लियर। इफ पीसीटी इज क्लियर देन वी शुड मूव टू द लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली में क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ये है लूप ऑफ हेनली, दैट इज दिस वन। इसकी वजह से ही दो टाइप ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। अगर ये नीचे है मेडुलरी रीजन में है तो हम जक्स्टा मेडुलरी बोलते हैं, अगर ये ऊपर है आधा नीचे है तो हम इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिल्ट्रेट एंटर्स इनटू द लूप ऑफ हेनरी, फिल्ट्रेट आ गए यहाँ पे, फिर इस, ठीक है, फिल्ट्रेट यहाँ पर आ गया। इसमें भी ऐसा होता है, ये इसकी जो डिसेंडिंग वाली लिम्ब होती है, डिसेंडिंग लिम्ब यानी जो नीचे जाने वाली लिम्ब है, ये पतली होती है, फिर असेंडिंग लिम्ब थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, नथिंग बट। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होती है, थिन होती है। असेंडिंग एपिथेलियम यानी जो ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इज लाइंड विद क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और थोड़ी थिक होती है साइज में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे लूप ऑफ हेनली के बाद डीसीटी आता है। डीसीटी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है। उसके बाद कंडक्टिंग डक्ट आता है, कंडक्टिंग डक्ट कॉलुमिनर एपिथेलियम से लाइंड है। दिस इज जस्ट अ डिटेल, ठीक है, दिस इज जस्ट अ डिटेल। अगर आप याद करना चाहो तो इसे कर सकते हो, बाकी आपके ये चीज आपके लिए थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड है, आपको एनसीईआरटी में ये सब चीजें डेफिनेटली नहीं मिलेगी। अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट ऑल द प्लेसेस, जितनी भी जगह है यहाँ पे हर जगह पे अब्जॉर्प्शन होगा। अब क्या हो रहा है देखो, जैसा मैंने आपको बताया, ब्लड एंटर करता है रीनल आर्टरी के थ्रू, ब्लड एंटर करता है रीनल आर्टरी के थ्रू, रीनल आर्टरी के बाद वो आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाता है। आर्टरियोल्स, हर आर्टरियोल्स किसके पास जाती है, बोमेंस कैप्सूल के पास जाती है, और वहां से उनका अब्जॉर्प्शन चालू होता है। ठीक है, बाकी जो भी ब्लड बचता है विच इज लाइक गुड ब्लड, ठीक है, वो ब्लड रीनल वेन्स के थ्रू पूरा बाहर चला जाता है। ब्लड एंटर इनटू किडनी थ्रू रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू आर्टरियोल्स, मेनी डिफरेंट आर्टरियोल्स जॉइन टू फॉर्म अ रीनल वेन। ठीक है, बहुत सारी आर्टरियोल्स जो भी होती हैं, बहुत सारी आर्टरियोल जॉइंस टू फॉर्म अ व्हाट, अ रीनल वेन। ठीक है, देखो अभी एक चीज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज अगर मैं आपको आपसे कोई पूछे तो वो होती है ग्लोमेरुल्स, सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज होती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ट्यूबुलर वर्ड देखो कहां पर आया, दो जगह पे आया, पेरीट्यूबुलर दो जगह पे आया, ट्यूबुलर हम कहां बोलेंगे, पीसीटी, टी में जो टी है दैट इज ट्यूबुलर, ठीक है ना, proximal convoluted tubular tubule and distal convoluted tubule। तो इसके सराउंडिंग में भी कैपिलरीज होंगे, इनके आजू बाजू में भी कैपिलरीज होंगे, जिनसे भी ये लोग अब्जॉर्प्शन करेंगे, जिनसे ये लोग अब्जॉर्प्शन करेंगे या फिर उसके अंदर वेस्ट इंजेक्ट करेंगे, अब्जॉर्प्शन करेंगे या फिर उनके अंदर वेस्ट इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, इनके सराउंडिंग में भी कैपिलरीज होती है। तो सेकंड कैपिलरीज जो होंगी दैट इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज अराउंड ट्यूब्यूल्स, तो दो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। हाँ जी, वी हैव इट्स 3:24। इसके बाद आपकी कोई क्लास है, एग्जैक्टली कोई क्लास है इसके बाद, लाइक जस्ट एट 3:30, प्लीज कंफर्म। Do you have a class at 3:30? Please confirm. You don't have any class, na? So can I take like 5 minutes extra from you? आपकी जिंदगी के 5 मिनट क्या मैं ले सकता हूँ? If you don't mind. धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत मेहरबानी आप लोगों की। हाँ जी, अब हमें देखना है बहुत ही सिंपल प्रोसेस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, अब क्योंकि देखो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जी हमने करवा दिया
है ना, हमने सब चीजें अब्जॉर्ब करवा दी, हमने ग्लूकोज अब्जॉर्ब करवा दिया, हमने अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, जो भी चीज बचनी थी सब अब्जॉर्ब करा ली। अब जो बचा है भाई साहब, अब जो बचा है यहाँ पर जो आया है कलेक्टिंग डक्ट में, दैट इज नथिंग बट योर यूरिन। ठीक है, बस अभी हमें बस उसी ही प्रोसेस को पढ़ना है कि यूरिन बना कैसे। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज यूरोपोइसिस। ठीक है, यूरोपोइसिस 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपने देखा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, सबसे ये हमें सिंपल भाषा में पता है। ग्लोमेरुल में जो 3 लेयर्स होती है ना, 3 लेयर होती है, मतलब काफी ज्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब एट अ हायर स्टेज फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब मैक्सिमम फिल्ट्रेशन होती है वहां पे। उसके बाद होता है फर्स्ट स्टेज, वो हो गई फिल्ट्रेशन। सेकेंड इज सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी जो जो चीजें अब्जॉर्ब नहीं हुई अभी तक, जो भी बचा हुआ ग्लूकोज है या फिर कुछ भी चीजें, प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स है, वो वापस से रीअब्जॉर्ब करते हैं, ताकि और यूरिन जो है कंसंट्रेटेड हो जाए, और यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाए, मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ना हो। देन उसके बाद होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये वेस्ट लेके, ये वेस्ट पकड़ते हैं कहाँ से, कैपिलरीज से। ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या होता है, देखो मैं बताऊंगा आगे चल के भी। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है, ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ट्यूब्यूल्स पीसीटी एंड डीसीटी, ये ट्यूब्यूल्स, इनके सराउंडिंग, पीसीटी एंड डीसीटी के सराउंडिंग में भी कैपिलरीज है, मैंने जो आपको बताया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये उन कैपिलरीज से वेस्ट पकड़ के अपने अंदर डाल देते हैं, उन कैपिलरीज से वेस्ट लेके अपने अंदर डाल देते हैं। तो दिस इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ जी, तो पहली चीज जो है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ नहीं, फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा है। जो प्लाज्मा यहाँ एंटर करेगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे थिक होती है, जो आर्ट्रियोल होती है, कैपिलरीज से जब जाती है तो ये पतली हो जाती है। पतली होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है, प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है, इन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना। ऐसा होता है अगर आप आगे से पाइप एकदम से छोटे कर लो तो पीछे साइड से जहाँ से आपने नल चला है वहां से पाइप निकल जाती है, क्यों, बिकॉज वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है। सेम थिंग है यहाँ पर भी भाई, कि वहां पर जब आप जब भी नैरो हो जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से ही फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पे इन तीनों, ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन कैसे होता है हमने देखा, 3 लेयर्स जो होती है वो हमने पीछे डिस्कस करी थी। इनको बोलते हैं हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट या फिर प्राइमरी यूरिन, इसे हम बोल सकते हैं। प्राइमरी यूरिन की अभी तक यूरिन बना नहीं है, बट इसको ये हम नाम दे सकते हैं, बट इसको हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलें तो ज्यादा बेटर है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या होगा भाई, देखो पानी भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, अमाइनो एसिड भी होगा, विटामिन भी होंगे, आयंस भी होंगे, यूरिक एसिड भी होगा, एंड यूरिया भी होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। अराउंड 150 to 180 लीटर ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड पर डे। एक दिन में 150 से 180 लीटर ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है। बट टेल मी, इतना यूरिन प्रोड्यूस होता है 150 to 180 लीटर? कैन यू इमेजिन? आधा टाइम वॉशरूम में ही रह जाओगे। समझ रहे हो, तो मतलब इससे कितना ज्यादा अब्जॉर्ब होता है, इससे कितना ज्यादा अब्जॉर्प्शन अभी भी बाकी है, इसमें से वाटर का अब्जॉर्प्शन बाकी है, विटामिन का अब्जॉर्प्शन बाकी है, ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन बाकी, तो ये सारी चीजें बची है। तो ठीक है, ये फर्स्ट हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, सबसे पहले प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्टर होके एटलीस्ट नेफ्रिक फिल्टर बन के अंदर आ चुका है नेफ्रॉन के। सेकंड होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे पीसीटी डीसीटी काम आते हैं। ये सारे लोग पीसीटी डीसीटी में जो लूप है, लूप ऑफ हेनिली, सब क्या करते हैं, जो जो चीजें उनको पसंद है वो चीजें रखने लगते हैं। तो इसमें 3 चीजें होती है, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस एंड नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस मतलब भाई ये सब्सटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इसको आप जाने नहीं दे सकते हो, इसको एनी हाउ आपको अब्जॉर्ब करना है और 100% अब्जॉर्ब करना है। उसमें ग्लूकोज आता है, हाई थ्रेशोल्ड इज दैट इज इट मस्ट गेट कंप्लीटली अब्जॉर्ब, सबसे ज्यादा इसका अब्जॉर्प्शन वहीं पे होना चाहिए। थ्रेशोल्ड है मतलब ये प्रायोरिटी है, मतलब ये वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको लेना ही लेना है। फिर कुछ होते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, जैसे अब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, अब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, इसका एग्जांपल मैंने गलती से लो ही लिख दिया, बट इसका एग्जांपल यूरिया दे सकते हो आप। यूरिया भी बॉडी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड होता है, पूरा फेंक वेस्ट करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर होना चाहिए। देन वी हैव नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस इज लाइक जिनको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे हिपैरिक एसिड है, केराटिन है, इन सब की बॉडी को बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी हेल्पफुल नहीं है, बल्कि हार्म करते हैं बॉडी को, हार्म ही करते हैं बॉडी को। तो ये है नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। तो इन सब चीजों का होता है, जैसे अब नॉन थ्रेशोल्ड है, इसका क्यों अब्जॉर्प्शन होगा, ये चुपचाप चला जाएगा। लो थ्रेशोल्ड का इसका थोड़ा बहुत अब्जॉर्प्शन कर लेंगे, जितना जाएगा तो जाएगा, यूरिया क्योंकि हमें निकालना ही है, हमें ज्यादा रखना नहीं है। ठीक है, हाई थ्रेशोल्ड में वेरी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, ये इनका अब्जॉर्प्शन 100% होना चाहिए।
फिर मैंने जैसे आपको बताया ट्यूबुलर सिक्रेशन इट इज हेल्प्ड बाय पीसीटी एंड डीसीटी। मैं जैसे आपको बताता हूँ क्या ऐसा हो रहा है, ये आपको डायग्राम नहीं जब तक देखेगा ना तब तक नहीं समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, देखो यहाँ से कैपिलरीज जब कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, एफरेंट आर्ट्रियोल्स आगे चल के वापस से कैपिलरी में कन्वर्ट होते हैं जिनका नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। मैंने बताया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ना इस ट्यूब्यूल्स के अराउंड होती है, पीसीटी और डीसीटी इसके अराउंड भी होंगी। ठीक है, होता क्या है जी, देखो इसके अंदर इन टिब्यूल्स के अंदर अगर कोई वेस्ट रह जाता है इन ब्लड के अंदर, तो ये टिब्यूल्स उन उन वो डिफ्यूजन से, वहां से जो भी वेस्ट इस ब्लड के अंदर अभी भी रह गया है उसको एंटर कर लेती है अपने अंदर। मतलब वो कैपिलरी से अभी भी सिक्रीशन कर रही है, मतलब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने के बावजूद कुछ अगर रह जाता है वो ब्लड आगे चला जाता है, यहाँ से भी उसको पीसीटी या डीसीटी उठा सकता है, वहां से भी उसको पीसीटी डीसीटी उठा सकता है, बिकॉज उसके सराउंडिंग में भी कैपिलरीज आई हुई है, तो यहाँ से जो वो लेता है, तो इसीलिए मतलब ट्यूब्यूल्स ने सिक्रीट किया, हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स ने सिक्रीट किया, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि ट्यूब्यूल्स क्यों सिक्रीट करेगा कुछ, नहीं, ट्यूब्यूल कुछ सिक्रीट नहीं कर रहा है, ट्यूब्यूल्स बस बाहर से जो कैपिलरीज जा रही है वहां से सामान उठा रहा है और उसको अंदर फेंक रहा है। बट हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि ट्यूब्यूल्स से कुछ फेंक रहा है अंदर, बट हमें ये नहीं पता कि बाहर कैपिलरीज हैं वो वहां से उठा रही है, कैपिलरीज से ही वो ट्यूब्यूल्स सामान उठा रहा है, यानी वेस्ट उठा रहा है और अंदर की तरफ फेंक रहा है, ताकि उससे मैक्सिमम चीजें हम फिर से अब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है थर्ड स्टेज तक पहुंचने तक, ट्यूबुलर सिक्रीशन तक, पीसीटी डीसीटी तक। जो यूरिन होता है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड हो जाता है, एकदम कंसंट्रेटेड हो जाता है, मतलब उसके अंदर अभी कुछ भी चीजें नहीं बचे हैं जो बॉडी अब्जॉर्ब कर सके या फिर बॉडी की जिसको रिक्वायरमेंट हो। All important thing is absorbed and the thing which is enters into collecting duct is urine। अब collecting duct में यूरिन कलेक्ट होता है। अब एक और अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, हाँ, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट ना ऐसे ओपन करेंगी किसके अंदर, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट ओपन करेंगी इसके अंदर, माइनर कैलेक्स विल ओपन इनटू मेजर कैलेक्स विल ओपन इनटू द यूरेटर्स। इसके अंदर क्या आ जाएगा, यूरिन, फिर ये चले जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास, ब्लैडर के बाद फिर चला जाएगा यूरेथ्रा से आउट ऑफ योर बॉडी। So did you understand this? Was the topic easy, simple? I hope बहुत easy था ये, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, इसमें बहुत easy है। आई होप सबको सब समझ में आया है इसमें। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल। इससे इजी भगवान ही कर सकता है इसे। ठीक है, शुड वी स्टॉप फॉर टुडे? एटलीस्ट जाते जाते तो रिस्पॉन्स करता हो। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल फिनिश दिस टॉपिक एंड देन आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू। ओके, ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।